बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत अवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के असूल के लिए तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट से जो उम्मीदें थी वो तो दम तोड़ गई हैं और कल पेशावर हाई कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच था उसने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्तें ही मुस्तरद कर दी और जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने तो खैर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है, ऐलान किया है। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने कल जो मुख्तसर फैसले में जो पॉइंट्स को हाईलाइट किया, इसके बाद खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी, इसमें शेर अफजल मरवत शामिल है, ये मानने पर मजबूर भी हैं और कन्फेस भी कर रहे हैं कि जी हाँ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करना एक अदद सियासी गलती थी। अब तहरीक इंसाफ के बाद जो आखिरी ऑप्शन है वो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, ये सवाल अपनी जगह पर बरकरार है। और जहाँ पीटीआई को कानूनी मुश्किलात है, वहीं दूसरी जानिब बयानिया को लेकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तज़ब्ज़ुब का शिकार है। एक तरफ तो वज़ीर आला केपी ने नाना करते हुए बिलाखिर वज़ीर आज़म से खुशगवार मूड में मुलाकात भी की, उन्हें ज़ाहिर बात मुलाकात की, जब चीज़ें डिमांड मांगी तो डेफिनेटली वज़ीर आज़म तस्लीम भी किया और जिससे तासुर मिला कि शायद नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक सर्टन स्टेज पर कोई ना कोई बात ऐसी है जिसमें बात हो भी सकती है। मगर वहीं दूसरी जानिब असद कैसर साहब कह रहे हैं कि ईमान में मैंडेट चोर बैठे हैं, हम इन्हें मानते ही नहीं हैं। तो आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे मज़ाहमत या मफाहमत या दोनों तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली आखिर है क्या। एक तरफ जहाँ IMF का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान से इस सिलसिले में डू मोर का मुतालबा भी कर रहा है, वहीं पंजाब हुकूमत की शाखर्चियाँ हैं, बड़ी शद्दुमत से खबरें चल रही हैं। अब तो वज़ीर इत्तलात ख़ुद भी बता रही है कि हाँ, ये तो माजी में भी होता रहा है कि नौ मुंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने सरकारी गाड़ी के टायरों की तब्दीली के लिए महकमा ख़जाना से बहुत मजबूरी में, जी हाँ नहायत मजबूरी में 2 करोड़ 73 लाख रुपए मांग लिए हैं। ये कौन सी गाड़ी है जिसके टायर इतना महंगा है? और अगर मुल्क मकरूज़ भी है, IMF के प्लान पे भी जा रहे हैं, तो क्या ही बेहतर होता कि अपने घर की किसी गाड़ी को इस्तेमाल कर लेते हैं। बहरहाल जो मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पे हो, जैसे कि गवर्नमेंट ये कह रही है, तो इस मुल्क को वज़ीर आला गाड़ी के टायरों की तब्दीली पर 2 करोड़ और 70 लाख रुपये खर्च करे, ये सवालात तो हैं। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में जानेंगे कि पुराने चेहरों पर मुश्तमिल काबीना ने हलफ तो उठा लिया, मगर क्या ये मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम ला पाएगा? इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज डेफिनेटली मईशत है, लेकिन शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा चैलेंज तस्वुर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी से भी जानेंगे कि चेयरमैन इरसा की तैनाती पर वफाक और सूबे सिंध आमने सामने आए हैं, जिसके बाद चेयरमैन इरसा की तकर्री के अहकाम वफाक की जानिब से वापस लिए गए। तो हम ये कह सकते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद में ये पहली दरार है, क्या ये भी एक डील का हिस्सा है? ये तमाम चीज़ें अहम है। एक के बाद एक क्वेश्चन सामने रखेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराते चलूँ। मेहरबान कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक, डॉक्टर रमेश कुमार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, निहाल हाशमी नून लीग से और रेहान हाशमी MQM पाकिस्तान से, ये हमारे प्रोग्राम के अंदर शामिल होंगे। तो सबसे पहले मेहरबान कुरैशी साहब, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूँ, ज़रा एक कन्फेशन स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सीनियर रहनुमा की, ज़रा वो सुन लें। जी मेहरबान कुरैशी साहब, ये सिर्फ गलतियाँ नहीं है, ये बहुत बड़े भंड है और जिसकी बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे की बजाय पीछे जा रही है। और ये एक के बाद एक है, और इन्होंने तो बाकायदा सजा तक का कहा है, जिम्मेदार तक का तयन हो। मुझे नहीं पता वो पुराना स्कोर सेटल कर रहे थे या क्या कर रहे थे। बहरहाल ये हकीकत है, आवाम पूछेगी ना, PTI का वोटर सपोर्टर पूछेगा, भाई आप लोगों के पास इतनी इस्तात नहीं है कि आप लोगों को फैसला क्या करना है, फिर हमारा फिक्र कौन करेगा, हमारे जेल के अंदर मौजूद कैदियों को कौन रिहा कराएगा, खवातीन को कौन रिहा कराएगा? ये बहुत बड़ी कन्फेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मदू किया। नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल इस तरह नहीं है। मरवत साहब का अपना व्यू बिल्कुल हो सकता है और मैं उनके जो व्यूज़ और ओपिनियन उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, मगर मेरा इसको देखने का ज़ाविया थोड़ा मुख्तलिफ है। देखिए आप, दो चीज़ें। नंबर 1 तो अगर हम इसको कानूनी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो कानून है वो बड़ा वाज़ेह है। लोगों को खदशा ज़रूर था, मगर वो खदशा इसलिए था क्योंकि बहुत ही लोगों को ये ज़ाहिर हो गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी फैसला करेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो उनके पीछे ही पड़ी हुई है और जो फैसला है वो उनके खिलाफ ही आएगा। और वो ही हुआ, क्योंकि आपको पता है जो ताकतवर हल्के हैं वो इस वक्त नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें मिलें। वो चाहते हैं कि 2/3 अक्सरियत जो है वो इस मांगे तांगे की हुकूमत को दी जाए, ताकि इनके थ्रू जो उन्होंने 18th अमेंडमेंट के हवाले से और लेजिस्लेशन करनी है वो करवा सकें। तो वो तो सब होगा, बट लेट्स कम बैक टू द इशू ऑफ रिजर्व सीट्स फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए, द लॉ इज़ वेरी वेरी क्लियर। अब इसको आपने किसी और तरीके से पढ़ना है वो हम पढ़ सकते हैं, अदालतों ने इसका तयन भी कर दिया, हम उसका एहतराम
करते हैं, मगर हम सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएंगे कि इसकी ज्यादा तशरीह भी हो जाए। अब जो कानून है रिजर्व सीट का, उसके अंदर बड़ा वाजे लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज will get a reserve seat in proportion of the seats that they win। ठीक है, जितना उनको वोट मिलेगा उसके प्रोपोर्शन में उन्हें रिजर्व सीट्स मिलेंगी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि पार्लियामेंट्री पार्टी, वहां पे पॉलिटिकल पार्टी लिखा है। तो अगर एसआईसी ने इलेक्शंस में हिस्सा लिया है या नहीं लिया है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। एक दफा तो जब ये बातें मेहरबानो कुरैशी साहब, 5 रुकनी लार्जर बेंच को आप लोग क्यों नहीं समझा सके? और इवन जो सुन्नी तहत कौंसिल जिसमें शमूलियत इख्तियार की है, उसके सरबराह हामिद रजा साहब खुद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीते हैं। तो ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। नहीं, इट डजंट मैटर सलमान साहब, यही तो मैं आपको कह रही हूँ। वो बेशक आजाद हैसियत में लड़े हों, कानून बड़ा वाजे है, ठीक है। और आपको भी मालूम है इस वक्त हम अगर एक टांग पे भी खड़े हो जाएं तो वो उसको भी गलत कहेंगे। हम इस वक्त जो भी करें फैसला हमारे खिलाफ आना है, ये आप भी जानते हैं। ना इतने मासूम आप हैं, ना इतनी मासूम पाकिस्तान की आवाम है, ये तो सबको पता है। तो लेट्स नॉट प्रिटेंड दैट दिस इज द लॉ टेकिंग इट्स नेचुरल कोर्स। तो मौके तो कम देना, कम अज कम आप लोग मौके भी दे रहे हैं। अंदाजा तो बहुत सी चीजों का हमें है, लेकिन मौके भी तो खुद ही दिए जा रहे हैं। जब ये कहा जा रहा है कि हमारी गलती थी, हम तस्लीम करते हैं, और जिसने ये फैसला कराया, ये एक ऑफिशियल पार्टी लाइन है, ये आपको पार्टी की तरफ से किसी तरह इंफॉर्मेशन जो हमारे हेड हैं रऊफ हसन साहब उनकी तरफ से आया है, या आपको बैरिस्टर गौहर की तरफ से स्टेटमेंट आई है, या आपको हमारे सेक्रेटरी जनरल की तरफ से स्टेटमेंट आई है? नहीं, ये मरवत साहब का जाती ओपिनियन है और हम उनकी इज्जत करते हैं। उनकी भी अपनी एक राय है और उनका अपना देखने का तरीका है। एंड यू नो आई एम श्योर वो इस बात से खुश नहीं है और वो नाखुशी का इजहार कर रहे हैं इस राय को देकर, मगर ये पार्टी पॉलिसी तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो खुश है उनसे बात कर रहे थे। निहार हाशमी साहब, एक तो आप बहुत खुश हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सही चाल भी उल्टी हो रही है, इदारे अदालतें सारे उनके खिलाफ इस वक्त फैसले करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप खुश भी हैं तो बताइएगा, पाकिस्तान की मुईशत का इतना बुरा हाल है और उसमें हमारी वज़ीर आला मरियम बीबी साहबा की गाड़ी में 2 करोड़ 70 लाख के टायर चेंज हो जाए, ये मुनासिब लगता है आपको? नहीं, हमारी पार्टी ना रंजीदा होती है ना खुश होती है। हम एक फर्ज और जिम्मेदारी समझ के अपने काम पर जाते हैं। वो एक कहावत है ना, दुश्मन मरे तो कुछ ना होना, सजन भी मर जाता है। तो हम बात से कभी खुश नहीं होते हैं। हर किसी के जो गिरता है अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों और अपनी नादानियों के, कभी कभी अपनी ज़्यादा होशियारी की वजह से गिरता है। आपने टायर का जिक्र किया, तो ये मरियम नवाज साहबा टायर अपने घर से ना लेके आई है, ना ये टायर जो है ये उनकी जाती गाड़ी की है। ये एक सीएम हाउस की गाड़ी है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की गाड़ी है और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की गाड़ी में ये टायर लगा है, ना कि CMLN किसी लीडर के गाड़ी है। तो ये जो सवाल है ये मेरे ख्याल से जिन डब्बों में और जिन वाटर और शिक्षक में हो रहा है, ये नामुनासिब और नॉनसेंस का है। ये जातियात से तो नहीं है ना, क्योंकि मेरे गाड़ी में, मेरे जाति गाड़ी में लगा है। ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। आज मरियम साहबा CM है, कल कोई और थे, कल कोई और होंगे, उससे पहले कोई और थे। तो इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि CM की गाड़ी की जो टायर है वो अपनी नहीं थी। तो ये बात है, ये पूछा जाए उन लोग से जो इदारे चला रहे हैं कि आप CM की गाड़ी मुनासिब तौर पे उसकी देखभाल क्यों? जबरदस्ती तो टायर नहीं लगवा सकते ना। निहार हाशमी साहब, मैं पहले सवाल कर लूँ, मुझे फिर आपसे जवाब, मुझे पता है बहुत तगड़ा मिलना है। जिस मुल्क का सदर कह रहा है, हालांकि फ़र्क उसको कोई नहीं पड़ना कि मैं तनख्वाह नहीं लेता, जिस मुल्क का वज़ीर दाखिला कह रहा है उनको फ़र्क नहीं पड़ना, वो कहते मैं तनख्वाह नहीं लेता। अलीम खान साहब भी यही बात करें। ज़्यादा बेहतर ना होता जब राशन के थैलों पर सारी बातें चल रही हैं, जब आवाम की फलाह के लिए बात हो रही है, कहते हैं कि जी ये 2 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट है, लेकिन नहीं, मैं अपने घर की पार्किंग की कोई गाड़ी इस्तेमाल कर लूँगी, ये ज़्यादा बेहतर ना होता? देखिए, वो अपने घर की गाड़ी की पार्किंग में जो गाड़ी खड़ी उसी को इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे। ये तो छोड़ के गए हैं, उनका काम था। ये जो हमारी बैरोक्रेसी थी उसका काम है। आज तक जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती रही है उनके घर के पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ी ही इस्तेमाल होती रही है। उन्होंने पहली बार सरकारी गाड़ी अगर ली और अगर उनको दिया गया और उसमें कोई प्रोटोकॉल था या उसमें कोई सिक्योरिटी इशू था, तो दैट इज नॉट ए क्वेश्चन कि हम अपनी जाती गाड़ी में लगा रहे हैं। ये CM के साथ तो इसको मनसूख करना ही नहीं चाहिए। ये तो मनसूख होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ होना चाहिए
या जो लोग इस शोबे को देखते हैं उसके साथ हो जाते हैं। चलिए ठीक है, चले आप कन्विंस है तो बस ठीक है ना। अगर अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कन्विंस है तो फिर जारी बात है आपका वोटर और सपोर्टर भी कन्विंस ही होगा। मुझे ये बताइए, इतने काबिल और होनहार लोग आपकी जमात में शामिल हैं जिसमें आप खुद भी हैं, मुझे मेरी नज़र में तो आप भी वजीर दाखिला के लिए सबसे दी बेस्ट आदमी थे, तो आप बताएं ये वजीर दाखिला वजीर खजाना ये गैर सियासी क्यों आ रहे हैं? पार्टी में कॉम्प्लेक्स तो आएगा। देखिए हमेशा नई चीजों के लिए आप तजुर्बे करते हैं, नए मौके देखते हैं। आज एक्सट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है पाकिस्तान में और इस एक्सट्राऑर्ड हाँ हो रहा है, ये जरूर चाहिए था कि नए लोग नहीं आने चाहिए, मगर ये एक सिर्फ हमारी 2/3 मेजोरिटी वाली हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत में दीगर जमातें भी शामिल हैं और दीगर लोगों के भी इनपुट शामिल है। और जैसा कि हमारे काज मोहम्मद नवाज साहब ने कहा था कि इन हालात से निकलने के लिए हमें सब स्टेक होल्डर्स को लेके चलना है। और अगर कहीं पे ये समझा गया कि शायद औरंगजेब साहब अगर आ जाए तो मीशत की तरफ ज्यादा बेहतरी हो सकती है, तो एक चांस जरूर देना चाहिए हमें। देखिए मौके ढूंढने चाहिए और मौके को सही तौर पर इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो ये उस तरह की चीजें हैं, इसमें एक मौके ढूंढे गए और उसमें इस्तेमाल किया गया। अब हम देखते हैं कि अल्लाह ने चाहा कि इसमें कोई बेहतर रिजल्ट आएगा। आप जारी बात है बेहतर के लिए फैसले करते हैं, थोड़ा मजीद आवाम को थोड़ा कन्विंस करें ना। ऐसा कौन सा नया तजुर्बा है जो आपके ताजवियों ने कहा है मोहसिन नकवी को रखना है? ऐसा कौन सा तजुर्बा है वजीर खजाना के पास जो आपके ताजवियों ने कहा उनको रखना है? हालांकि वो बिल्कुल किसी किस्म की काबीना का हिस्सा भी नहीं है। वो कह रहे तमाम फैसलों में मुस्लिम लीग नून आजाद है, हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ हुकूमती ओहदे नहीं, हमें रियासती कुछ ओहदे रिक्वायर्ड थे, वो हमने ले लिए। देखिए मोहसिन नकवी साहब का जहां तक सवाल है तो ये मैं समझता हूँ ये तमादीद है प्राइम मिनिस्टर का, ये बात ठीक है, मुनासिब होता है। क्वालिफिकेशन क्या है उनकी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या मोहसिन नकवी साहब की क्वालिफिकेशन क्या है वजारत दाखिला के लिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। उनकी क्वालिफिकेशन वो आपके शोबे से वाबस्ता है। देखिए वजारत दाखिला के लिए क्वालिफिकेशन कोई होना जरूरी नहीं होता है, ये कोई सब इंस्पेक्टर तो अपॉइंट नहीं होता है। ये आप मोहसिन नकवी साहब से पूछें कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्यों आप सलमान साहब मैं बताती हूँ, मैं आता हूँ मेहरबान साहब, पहले मैं जरा मुझे निहाल हाशमी साहब बहुत तगड़े जवाब देते हैं हमेशा ना, तो मैं उनसे वो तगड़े जवाब, उन्होंने कह दिया कि वजीर दाखिला के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, तो वो चेयरमैन पीसीबी है तो उसकी भी क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं है। देखिए वो बात सारी ये है कि ये बात आप मोहसिन नकवी, देखिए मैं अपने आप को समझता हूँ, मैं अगर छोटा सर मैं मोहसिन नकवी साहब से इसलिए पूछूं कि उन्होंने खुद बनाया वो अपने आप को वजीर दाखिला, शहबाज शरीफ साहब ने उनको वजीर दाखिला बनाया ना सर, वो आपकी जमात से है। मोहसिन नकवी साहब रिफ्यूज भी कर सकते थे। मैं सपोज एक क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन करता हूँ, मुझे अगर कोई कॉर्पोरेट लॉ के बारे में बात करता है तो मैं कहता हूँ मेरे ऑफिस से दूसरा बैरिस्टर उससे बात करें। मैं जिस चीज का अहल नहीं हूँ मैं अपने आप को उसमें पेश ही नहीं करता, और अगर कोई मेरा नाम डालता है तो मैं अपने नाम को उससे फारिग करवा देता हूँ। क्या बात है? I can't discharge the duties. Therefore, I am unable, I am misfit to be for such and such post. तो मोहसिन नकवी साहब आपके तवज्जुह से सुन रहे होंगे, वो अपना बेहतर जवाब दे सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। ये जरूर माजी में होता रहा और अब नहीं होना चाहिए कि जनाब जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं ये भी आपकी शोबे सहाफत से कभी नजम खेली। असल में ये माजी में आप देखते रहे मुख्तलिफ इदारों में चुनिंदा लोगों को लाया गया, कभी पीआईए ने, कभी उन इदारों का बेड़ा गर्क भी तो देखा ना। थैंक यू सर, जो आखिरी 2 लाइंस बोली ना, मुझे वो निहाल हाशमी वाली लाइन मिली है, मुझे जो निहाल हाशमी लाइन लेते मुझे वो मिली है। उन इदारों का बेड़ा गर्क भी तो देखें जो माजी में कर करके इस तरह उन इदारों का बेड़ा हाल कर दिया गया। खैर मैं आगे बढ़ता हूं, मैं इससे पहले कि मेहरबान साहब मुझे रिस्पॉन्ड करें। डॉक्टर रमेश कुमार साहब बहुत शुक्रिया। कल पीपल्स पार्टी, मैं आ रहा हूं निहाल साहब दोबारा, पीपल्स पार्टी और नून लीग चेयरमैन इरसा के मामले पे आमने सामने आई थी और फिर वफाक को जारी बात है पीछे भी हटना पड़ा। आप काबीना में भी नहीं है, फिर भी नून लीग से अपनी बातें मनवाते हैं, आप कौन है? शुक्रिया सलमान। पहली चीज़ तो आपने अपने इंट्रो में बात की मज़ाहमत और मफाहमत। मैं समझता हूँ जो पीपल्स पार्टी इस वक्त मुल्क की हालात को देखते हुए PMLN को गवर्नमेंट में सपोर्ट कर रही है और ये सपोर्ट PTI को भी करने के लिए तैयार थी। PTI को कहा गया, पीपल्स पार्टी की तरफ से मैसेज दिया गया कि आप हुकूमत बनाएं, हम आपको भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, मगर उनके पास सिर्फ मज़ाहमत थी, मफाहमत नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि सियासत के अंदर डोर ओपन होने चाहिए और मज़ाहमत और मफाहमत दोनों होनी चाहिए। आप राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की बात करें, आप राइट डिसीजन है राइट टाइम की बात करें, आप सही फैसलों की बात करें, आप हक की बात करें, आपका फ़र्ज़ है। आपका फ़र्ज़ है कि आपको अवाम भेजती है यहाँ पे असेंबली के ऐवान में, तो सिर्फ हाँ में हाँ नहीं मिलाएं।
मगर हर चीज़ का जो काम होता है वो तमीज़ और तहजीब के दायरे में रह के होता है। जहाँ पे आदमी गलती हो उधर गलती माननी चाहिए, जहाँ पे आदमी गलत नहीं हो सही हो उधर आदमी को स्टैंड लेना चाहिए। ये सियासत और इखलाक के असूल है और कामयाबी के असूल है। आज अगर मरवत ने एक माना कि हमारी ये गलती है, ये मरवत ने मीडिया के ऊपर माना है, मगर अगर आप दूसरे इनके जो लॉयर हैं, हमें तो हमारे सारे कुलीग हैं, शहर बानो भी शाह साहब की बेटी है, हमारी भतीजी है, क्योंकि मेरे बड़े हैं, मैंने उनके साथ भी काम किया है शहर बानो साहब। तो इट्स मेहर सर, इट्स मेहर। मेन चीज़ ये है कि जी तो मेन कहने का मकसद ये है कि हर वक्त मज़ाहमत नहीं चलती है, और ये इस वक्त जो मुल्की हालात है, आपने इस चेयरमैन मुल्क इरशा के वाला अंदर जो है वो इस सवाल ही वक्त गोल कर दिया consensus की रमेश ज़रूरत कुमार है। साहब। यानी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से शहबाज शरीफ साहब गलत देखिए, थे, जो गलत था जो उन्होंने वापस लिया, आप लोग सही थे। नवीद कमर की तकरीर, वज़ीर आला हमने अगर हमें अगर सलमान अगर हमें कोई भी चीज़ गलत लगेगी, आज आर्डिनेंस की बात थी, हमने उसके ऊपर भी बात की, जो भी चीज़ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के अंदर हमें गलत लगेगी, पाकिस्तान के फेवर में नहीं लगेगी, उस चीज़ों को हम बिल्कुल हाईलाइट करेंगे। हमने एक अनकंडीशनली सपोर्ट किया है कि हम गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली इसे ले, इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन ले, IMF के हवाले से भी डिसीजन ले। अगर अखराजात की बात होगी, अगर आप मुझे कहोगे कि भाई मरियम नवाज़ ने गाड़ी के टायर जो है वो चेंज किए, इसको आप डिफेंड करो, मैं नहीं करूँगा। जो चीज़ मुझे सही लगेगी उसको मैं सपोर्ट करूँगा, जो चीज़ मुझे गलत लगेगी, यही मैंने आज जब मेरी PTI के दोस्तों के साथ भी जब असेंबली के अंदर डिस्कशन चल रही थी, उधर भी मैंने पुराने कुलीगों से ये बात की कि ये और वो भी ये चीज़ मानने लगे कि हमें अब कम से कम पाकिस्तान है तो हमें भी कंसेंसस के साथ बढ़ना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का रोल इम्पॉर्टेंट है। जरदारी साहब एक रिकन्सिलेशन के बादशाह, वो जिस मनसिब के ऊपर बैठे हुए हैं, और एक शुरुआत है KPK का चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के पास आना और उसकी तरफ से एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देना। मैं समझता हूँ ताली एक हाथ से नहीं बचती है, और उसने हाथ बढ़ाया तो उसने भी हाथ बढ़ाया। एहसन इकबाल एक सीनियर मिनिस्टर आया और उसके साथ आके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि पॉजिटिवली जा रही है, और आपको आइंदा चंद दिनों में अगर IMF एक आपने बात की टेक्नोक्रेट की, टेक्नोक्रेट कहीं पे भी आ सकते हैं, इंटीरियर में भी आ सकते हैं, फाइनेंस में भी आ सकते हैं, फॉरेन में भी आ सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड बंदे, अगर एक्सपीरियंस बंदे जो चैलेंजेबल काम लेने के लिए तैयार हैं कि हम इस वक्त ये चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को हम ऐसे अपनी टेक्नोलॉजी या अपनी होशियारी के साथ अगर हम डील कर सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट वहाँ पे अपने बंदे को छोड़ के उस टेक्नोक्रेट की को स्पेस देती है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसको ये नहीं कहना चाहिए, हाँ आप उसको लाजमी है। औरंगज़ेब साहब को इसहाक डार से ज़्यादा एक वैल्यू मिली कि वो वहाँ पे आया। रमेश कुमार साहब, जब अगर अपने मोहसिन ऊपर बनती है ना, नकवी फिर पूछते जो हैं, टीम के अंदर था वहाँ पे परेशान होता है इन तमाम बातों पर। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मेहरबानो साहबा से मेरा ये सवाल कि जिन पॉइंट्स के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, क्या सुप्रीम कोर्ट उन पॉइंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है, क्योंकि 5 लार्जर बेंच है। एक तो ये चीज़, दूसरा उनसे ये भी सवाल है कि एक तरफ तो उनके वालिद साहब से उनकी मुलाकात बंद है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन में अपील पे इनके हल्के के हवाले से ये भी एक अहम सवाल होगा। इस ब्रेक के बाद करते हैं दोनों। मुन्नी का आज पहला रोज़ा है। वो रहीम वो है मेहरबान, है वही सबका निगह। वेलकम बैक जी। मेहरबानो साहबा, यहाँ तो आपकी 20 नशिस्तें ख़तरे में हैं, अब रिकाउंटिंग हो रही है, वहाँ आप अपनी नशिस्त से मुतल्लिक भी बताएं उसका स्टेटस क्या है, और फिर सुप्रीम कोर्ट में बताएं, जबकि 5 रुकनी लार्जर बेंच पेशावर हाई कोर्ट का आपकी मखसूस नशिस्तों पर फैसला दे चुका कि वो आपका हक ही नहीं था और आपने फजूल में यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या कहेंगी आप?
मेहरबान साहब, आपका माइक ऑफ है, उसका म्यूट खत्म कर दें प्लीज। सॉरी जी, अब आप- तो अब बहुत शोर भी आ रहा था। जी, जी, please। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं कहाँ पे शुरू करूं और कहाँ पे खत्म करूं। सबसे पहले तो आपकी मासूमियत की दाद दूंगी। अवाम कि हूं आप ना। देख भी रहे हैं, अवाम हूं ना देख सर, भी इसलिए रहे बहुत हैं, मासूम हूं मैडम। समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, मगर कुछ भी कहने से कासिर हैं शायद। तो चलिए मैं ही कह देती हूँ। अभी तक आपने जितनी भी कार्रवाई देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उसमें मुझे बताएं उनमें से कानून और आइन का कितने का लेना देना था। अब जहां पे देखिए कि हमारे खिलाफ जितने भी फैसले आए हैं, ये तो एक तसलसल चलता आ रहा है ना खिलाफ फैसलों का। वो 50 से ज्यादा तो ईसीपी के आ चुके हैं। आपके सामने है कि किस तरह हमारे कागजात रद्द किए गए। आपके सामने है किस तरह हमारे तजवीज़ कुनंदा, तायीद कुनंदा को गिरफ्तार किया गया। आपके सामने है कि किस तरह हमसे हमारा निशान छीना गया, जिसका कोई आईनी जवाज नहीं था। उसी दिन ANP को तो 20,000 के जुर्माने पे उनका निशान दे दिया गया। तो ये सब आपके सामने है। तो इतने हमें मासूम नहीं होना चाहिए है और कहना चाहिए कि ये तो जी बस कानून है और कानून की खिलाफ वर्जी है। काजी फाइज ईसा साहब को क्यों नहीं कन्विंस करती ना आप? फिनिश आई एम नॉट डन सलमान साहब, अभी तो मैंने इतना सुनाया, मुझे भी सुने अच्छा, थोड़ा। ठीक है, अच्छा, ठीक है। उसके बाद आप ये भी देखिए कि हमारे जमात के ना सिर्फ हमारे चेयरमैन बानी चेयरमैन खान साहब, ना हमारे वाइस चेयरमैन शामिद कुरैशी साहब, हमारे प्रेसिडेंट परवेज इलाही साहब, हमारे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, वैसे अगर मैं सबके नाम लेना शुरू करूं तो यहाँ पे पूरा दिन गुजर जाएगा। इतने हमारे लोग जो है अभी तक जेलों में हैं, ना हक उनकी इस वक्त वो पाबंदी सलासल है। तो मुझे बताइए किस कानून के तहत क्या गलती हुई? आपने देखा किस तरह कार्रवाइयां चली, आपने देखा किस तरह तोशाखाना हो गया, साइफर केस हो गया, ये सारे केसेस किस तरह चले, कौन सा कानून, कौन सा आइन यहाँ पर फॉलो किया गया है, राइट? अब आपके सामने ये भी है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में जो तजाद है और किस तरह वो बदले गए। तो देखिए, अगर सिर्फ सब चुप बैठे हैं और अगर बाकी लोग इस पे गुफ्तगू नहीं कर रहे, तो बात ये नहीं है कि ये सब सही है। ये भी सब जानते हैं, जो जीते हैं वो भी जानते हैं। यहाँ पे हाशमी साहब बैठे हैं, रमेश कुमार साहब बैठे हैं, इनको जरा ऑफ कैमरा लें और जरा इनसे पूछें कि ये सही हुआ या गलत हुआ, या ये सब ठीक है, या ये कौन जीत के आया कौन नहीं जीत के आया, ये आपको सब सच सच बताएंगे। अच्छा, मैं वही मैंने इससे पहले कि निहाल साहब के पास जाऊं, कहने की मुझे इजाजत नहीं है। प्लीज मुझे आपसे सवाल ज्यादा करने हैं। जाइए, आई एम नॉट डन, आई हैव अ लॉट मोर थिंग्स टू से एज़ वेल। जी, मुझे आपसे सवाल ज्यादा करने हैं, मैं यही कह रहा हूं, मुझे आपसे सवाल ज्यादा करने हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि किसी आपने अवाम को भी कन्विंस कर लिया, पब्लिक को भी बता दिया, समझ में आ गया, उन्होंने वोट दे के आगे चले गए, ठीक है। अब आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे ना अपनी बात को साबित करना है। ये जो किसी को 15,000 रुपये जुर्माना दे के उनका इंतखाबी निशान दिया, आप ANP की बात कर रहे थे, यही इस्तबदाल अपना सुप्रीम कोर्ट के सामने रखती ना, वो क्यों नहीं माने? तो जी, आप नहीं, एक सेकेंड, वर यू नॉट वाचिंग द सुप्रीम कोर्ट लाइव प्रोसीडिंग्स? वहां पे ये सब कहा गया, ये सब रखा गया। इनफैक्ट मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उस रात उन प्रोसीडिंग्स को देख रहा था जो हैरान को नहीं था। अगर आप ट्विटर पे जाते और आप उस फैसले के बाद लोगों का रद्द अमल देखते तो लोग भी हैरान थे, वो भी एक सख्ते में थे। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस तरह का फैसला दे भी सकती है। तो प्लीज अगेन जरा मासूमियत का दामन छोड़ दीजिए ना। अच्छा, ठीक है, मैं जिनके पास मासूमियत नहीं है ना उनके पास चलता हूं, और वो भी बड़ा ब्लंट बात करते हैं। हाल हाशमी साहब, ये बताएं, IMF का वफ्द पाकिस्तान में और डेफिनेटली वो डू मोर का मुतालबा भी कर रहा है, तो आपकी हुकूमत तैयार है जी मुश्किल फैसले लेने के लिए? एक बार फिर पॉलिटिकल अपना जो कैपिटल है उसको लूज करने के लिए तैयार है? देखिए जी, मुश्किल फैसले तो हम ले रहे हैं और कर रहे हैं, और हम मुसलसल पॉलिटिकल कैपिटल लूज कर रहे हैं। हाँ, अगर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजोरिटी या एक रिजनेबल मेजोरिटी के साथ आते तो वो उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी अलग होती है, उनके जो प्लान है उसका अलग एक तरीका, उनका एक तजुर्बा है। और जिस तरह से उन्होंने माजी में ही बहरानों से पार्टी को बाहर और मुल्क को बाहर लेके आए, मसलन 2008 के बाद हमारी अंधेरा ही अंधेरा था, फिर 2013 में जिस तरह से हमारी GDP 5.8 पे चली गई, और जिस तरह से बिजली घर लगाया गया, और जिस तरह से मोटर नेटवर्क का एक जाल बिछाया गया, जिस तरह से मोटरवेज का जाल बिछाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया,
इकोनॉमिकल ग्रोथ को बेहतर करने के लिए जिस तरह से एक गेम चेंजर, हमें नहीं पूरी दुनिया ने कहा इट इज गेम चेंजर, सीपैक को लाया गया, तो वो सिचुएशन उस तरह की नहीं है। मगर हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम पाकिस्तान के लिए जो कर सकते हैं, और हम सिर्फ हम ही कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि दीगर जमातें, मसलन मेहरबानो साहबा की जमात भी आए, ठीक है, जेल अदालतें सब कुछ अपनी जगह है, मगर पाकिस्तान को तो आगे बढ़ना है। पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, मुस्तहकम होगा पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, तो ही आगे भी हमें लेवल प्लेइंग ग्राउंड्स मिल सकता है। अगर हम बुरहानों पे बुरहान और बुरहानों पे बुरहान और मसाइलों पे मसाइल को हल करने से कासिर रहे और मैंने हम कहीं पे मुंजमिद हो जाएं, तो फिर हम कौन से बुरहान को हल कर सकेंगे? तो हमें चाहिए कि हम बैठें, डायलॉग करें, और हम पाकिस्तान को आगे ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि हमारे यहाँ पे जो सबसे मसला है वो ट्रस्ट का है, और हम एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। अब जो बातें मैंने उनसे सुनी है, देखिए सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने बात की, ओपन ट्रायल हुआ, अगर वो उसकी जजमेंट को क्लियरली पढ़ा जाए तो देखें कि जो जजमेंट उन्होंने दिया है पूरे बेंच ने, वो बड़ा वाज़ेह है, दो टोक है, उसमें बता दिया गया कि आपकी क्या फेलियर है। इसी तरह से जो जजमेंट आया पेशावर हाई कोर्ट का रिगार्डिंग द रिजर्व सीट, तो ये हम एक फर्द नहीं, 5 जजेज हैं, और वहाँ पे जो दीगर लोगों ने बहस किए, मुबाहसे हुए, आइन में कहा गया सिक्योर, वो सिक्योर नहीं किया उन्होंने। अब जब आपने सिक्योर नहीं किया है तो बाद में आप उसको सिक्योर लफ्ज नहीं आ सकता है, ठीक तो है। ये सारे बहस से आगे निकलना पड़ेगा हमें, आगे तो निकल के इसके लिए सर आप हुकूमत में है ना, मैं निहाल साहब माजरत के साथ, आप हुकूमत में हैं, आपका अंदर शफकत वाला जेस्चर ज्यादा होना चाहिए। आपका वजीर इत्तलात भी प्रोपेगेंडे के अंदर है, GSP प्लस के स्टेटस को बोला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने को दरख्वास्त दे दिया यूरोपीय यूनियन में। आज यूरोपीय यूनियन का तर्जुमान कह रहा है हमारे पास तो ऐसी कोई बात ही नहीं की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। आज भी वजीर इत्तलात और नशरियात बज़िद हैं, कोई सबूत भी नहीं देते। आप भी तो थोड़ा ठंडा रहे ना। देखिए, हम दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। आपको याद होगा कि जब माजी में 2 सूबे के वजीर खजाना ने IMF को खतूत लिखे कि जनाब पाकिस्तान के साथ कोई डील, कोई मुआहदा, कोई बातचीत ना की जाए, ठीक है। तो हम तो हर चीज पे, देखिए, हम अपनी पार्टी नहीं चला रहे हैं, मुल्क चलाने की बात ठीक है। एक घर चलाने बड़ा मुश्किल होता है, यहाँ तो मुल्क चलाना है। तो वज़ीर इत्तलात अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं, जिसकी कीमत पाकिस्तान की आवाम पे ठीक है, ठीक है, और कोई नहीं पे कर रहा। शुक्रिया निहाल हाशमी साहब। ये खदशात नहीं है, ये बाकायदा ऐलान है, और वजीर इत्तलात के प्लेटफॉर्म से ये अता तारड़ साहब की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम लगाया था, जिसकी क्लेरिफिकेशन हो गई। ये छोटी चीज नहीं है, पाकिस्तान का मजाक उड़ता है इन चीजों से। जब हुकूमत में बैठ के कोई बंदा वजारत इत्तलात के बुनियाद पर इस तरह पाकिस्तान के अंदर से ही किसी पार्टी को यह कहता है कि वो पाकिस्तान मुल्क दुश्मनी पे आ गई है, और इतनी बड़ी बात स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दे, उसके बाद यूरोपीय यूनियन की तरफ से उसका रद्द-ए-अमल आ जाए, ये कोई छोटी बात नहीं है। रमेश कुमार साहब, मैं आपके पास आता हूँ। रमेश कुमार साहब, फैसल वाडा साहब ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए सेनेटर के लिए, वो भी सिंध से, तो करना क्या है? वो तो आज चेयरमैन साहब हम साथ ही आए हैं इस्लामाबाद से, और चेयरमैन साहब अभी डिसाइड करेंगे, और आज ही डिसाइड होगा। और अगर मैं जो दोनों मेहरबानों ने और निहाल हाशमी ने जो बातें की और जो आपके क्वेश्चन थे, मैं आपके क्वेश्चन से जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि आपने जो क्वेश्चन किए हैं, जो आदमी हमें कम से कम एक बंदे को स्पेस देनी चाहिए। एक बात तो अपनी गलतियों को मानना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि मैं 2002 से लेके आज ये 5वां टाइम है मेरा इलेक्शन में देखता हुआ आ रहा हूँ, पार्लियामेंट का हिस्सा बनता हुआ आ रहा हूँ। हर इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है, और हारने वाला जीतने वाले को मुबारकबाद नहीं देता है, मगर इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि धांधली के साथ हुई। उसको बेहतर किसको करना है? डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज़ को करना है। जब जिसकी हुकूमत आती है वो भूल जाता है। एक हमारी पहले एक सर्वे होती है, वो सर्वे भी आजकल इंडिपेंडेंट सर्वे नहीं होती है, सारी मैनेज सर्वे होती है। उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो उन सर्वे के मुताबिक आ जाता है। तो आवाम खुद भी इन इश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बेजार हो चुकी है। मैंने तो माजी में भी देखा, 2013 में इलेक्शन की रिज़ल्ट से पहले मियाँ साहब ने बोला मुझे 2/3 मेजॉरिटी मिल गई, मैं साथ था। 2018 में कराची में हम घूमे, मैं, खान साहब, अली जैदी, हम गाड़ी में पूरी कराची में घूमे थे। हमने कहा कराची में एक सीट नहीं निकलेगी,
मगर दूसरे तीसरे दिन हमें खुद पता चला कि 14 सीटें अच्छा रमेश PTI की भाई, निकल रही है। मैंने ब्रेक लेनी तो है, ये- मैंने ब्रेक लेनी है, मेरे पता नहीं सवाल को वैसे, कंप्लीट कर दे। एक ये second, आता हूं, मेहरबानो एक ब्रेक के बाद second, आऊंगा एक प्लीज। second, before you go on, मेहरबानो रमेश कुमार मेहरबानो साहब, मैंने रमेश कुमार साहब, पता नहीं आपकी आंखें बंद थी उस दिन या कोई और चश्मा पहना था। मैं मेहरबानो तो मुझे साहब- पूरा यकीन है कि मैं- ना मैं- आपने मैं ना जवाब आपने देता हूं, ना मैं जवाब आपने- देता हूं। क्योंकि कराची में रहने मेरा तो वाले फैसल बांटे वाला बच्चे को क्वेश्चन ही आप मालूम बोल था कर गए हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ही सीटें मैं निकलेंगी। उसका भी जवाब देता हूं। जी साहब, रहने एक सेकंड मेहरबानो साहब, उसका हमने नहीं। बहुत बात कर ली। मुझे सिर्फ और सिर्फ फैसल वाडा की देखिए- क्वालिफिकेशन चाहिए, किस कैपेसिटी पर वो सिंध से एक सेनेटर का इंतखाब लड़ेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चेयरमैन वाइस चेयरमैन एक अदद मीटिंग कर रहे हैं कि उनको सेनेटरशिप की टिकट देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। फैसल वाडा की क्वालिफिकेशन क्या है, यह हम सवाल इस ब्रेक के बाद मैं करता हूं जी। वेलकम बैक जी। रमेश कुमार साहब मेरे सवाल का जवाब देते हैं। फैसल वाडा साहब सेनेटर बन रहे हैं, सेनेटर के बाद क्या क्या बनना उन्होंने, क्योंकि इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है, अभी कोई मीटिंग में तो अचानक डिसाइड नहीं हो रहा ना, कागजात नामजदगी जमा होने होते हैं, ये सब होने होते हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़र में उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या अहमियत है उनकी, क्या अहलियत है उनकी, मैं जरा ये जानना चाह रहा हूँ। जी रमेश साहब, रमेश साहब मेरी आवाज आ रही है आप तक? मैं बता दूं इतनी देर में क्वालिफिकेशन। मैं साहब आप बता दें, वो फोन में बिजी हो गए, आप बताइए जरा। आप चलिए मैं बताती हूँ। जी फैसल वावदा साहब की क्वालिफिकेशन ये है कि वो जरदारी साहब के मुंह बोले बेटे हैं, ये अभी बने पहले थे? अभी अभी बने हैं, अच्छा कुछ दिनों पहले बनवाया गया है या खुद से बने हैं पर ये मालूम नहीं है। अच्छा। मगर मुंह बोले बेटे हैं, रिसेंटली बने हैं, वो भी बड़े मासूम है, मासूमाना गुफ्तगू करते हैं। तो अब बिल्कुल इनका फैसला भी हो जाएगा, वो उनकी तरफ से सेनेटर भी बन जाएंगे। मगर वो सब कुछ हो रहे हैं, ये पहले एक गुफ्तगू हो रही थी, सब बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं आता हूँ इस क्योंकि अच्छी बात अच्छी पे, बातें मुझे लोगों रमेश को साहब मिल अच्छी गए लगती है हैं, ना। रमेश साहब तो मिल मैं- गए हैं। नहीं नहीं भैया नहीं, रमेश साहब से बात नहीं, करिए मेरी प्लीज बारी प्लीज है। प्लीज प्लीज। नहीं नहीं नॉट एट ऑल। देखें, रमेश साहब रमेश साहब उनका जी, साउंड- रमेश भाई, पहले- एक सवाल का जवाब ले लें, सलमान, then पहले तो आप ये है- आराम से- देखिए फैसल वाडे वाले सवाल का जवाब दे दें, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, अहलियत क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजर में। मेहरबानो कहती है जरदारी साहब के बेटे हैं, ये क्वालिफिकेशन है, वो भी मुंह बोले, कुछ दिन पहले बने हुए। मैं अभी तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है तो फैसल वाडा अभी तक तो पीपल्स पार्टी के कोई कैंडिडेट नहीं है। आगे तो डिसीजन जो चेयरमैन और प्रेसिडेंट साहब करेंगे। मगर दूसरी बात मैं आपको समझाऊं कि सियासत के अंदर कभी भी जज्बाती नहीं होना पड़ता है। मेरी बहन 2 मिनट में जज्बाती हो गई कि नहीं 20 सीटें थी। कहाँ? मैं ये नहीं कहता कि कहाँ 2018 या मेरे साहब? 2013 मैं तो जज्बाती मैं होती इवन ही नहीं हूँ, सर। मैं अभी भी मैं तो जज्बाती मैं कभी आज हुई भी नहीं, मैं तो इतने आप तहम्मुल देखिए, आप से, मेरी भतीजी इतनी हो प्यार और सकती है, मोहब्बत से गुफ्तगू मगर करती मैं- हूँ, इसमें जज्बात कहाँ जाए? अच्छा रिस्पॉन्ड कर देते। अच्छा जी जी रमेश साहब। देखिए मैं समझता हूं कि मैंने 2024 की इलेक्शन की भी बात की। मैंने कहा हर इलेक्शन के ऊपर जो इल्ज़ामात आते हैं उसमें कुछ हकीकत भी होती है। ये भी मैं नहीं कहता कि हकीकत नहीं है, हकीकत, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता भी है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। फिर भी हम वही रास्ता चुनते हैं, उस रास्ते के ऊपर जाते हैं जो कहते हैं कि वो उस रास्ते से हमें हुकूमत चाहिए। रमेश मैं देखो, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा रहा हूँ। मैं मुझे सारी पाकिस्तान की सियासत का पता है। 2002 से लेके आज तक मुझे ये पता होता है 6 महीने पहले कि भाई अब इसको हुकूमत में लाना है और ये हुकूमत बनानी है। सर क्योंकि क्यों ऐसे होता है? क्योंकि आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं ना सर। अब मुझे जी मेहरबानी आप प्लीज रिस्पॉन्ड कर दें, मेरे क्लोजिंग की तरफ जाना है। प्लीज मेहरबानी साहब रिस्पॉन्ड कर दें, क्लोजिंग की तरफ जाना है। जी मैं बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि रमेश साहब को ये मालूम होता है उनके ताल्लुकात वाकई कुछ हलकों में बहुत ही अच्छे होंगे, इसीलिए वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी आ गए। ये भी शायद ताल्लुकात का असर है। मगर ये जो बाकी गुफ्तगू कर रहे हैं, सिर्फ रमेश साहब नहीं, फैसल वाडा को भी पता होता है, नूर आलम खान को भी पता होता है, अक्सर लोगों को पता होता है। ये जो बात कर रहे हैं ना कि लोगों को ये आ जाते हैं, तो मुझे बताइए ना कौन सी हैं वो जमातें जो 3 बार अब चौथी बार बारियां डाल के आई हैं और वही गलती दोबारा कर रही हैं? कौन है वो जमातें जो सीखने को ही नहीं तैयार? जो अगर आप कहते हैं कि 2018 में जो हुआ वो गलत था, तो चले अगर मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, हाँ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ये गलती एक दफा की है और आपके सामने है कि हम तो बिल्कुल सीखे बैठे हैं।
मगर आप लोग जिन जमातों में आप लोग बैठे हैं, आप किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं? क्योंकि आप तो रोज बरोज ये गलती करते हैं। हर 2 साल बाद आपको जब मौका मिलता है आप यही गलती करते हैं, फिर आके ये राग भी अलापते हैं। तो आप अपनी सिर्फ दुरुस्त कीजिए ना। और आपने डायलॉग की बात नहीं, ये लोग है, सियासत और जमहूरियत के लिए कुर्बानी देते हैं। मेहरबान साहबा आप नहीं देती हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। रशी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर रमेश कुमार, निहाल हाशमी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आखिर में सिर्फ इतना कहना है कि अगर IMF का वक्त पाकिस्तान में मौजूद है ना, तो कम से कम अमेरिका में उनके दफ्तर के बाहर एहतजाज नहीं होना चाहिए। इसे कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। प्रोग्राम से सलमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।